करा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, तो रेडियस कितना दे रखा है 0.2 मीटर, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी बी की वैल्यू दे रखा है 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन सच वे दैट इट एक्सिस एन एंगल, यानी थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री। द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था जब एंगल दिया रहे तो BA cos थीटा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है नीट में, यानी फ्लक्स बराबर BA cos थीटा पता भी रहेगा तो कर लोगे। बी की जगह बताओ मैं क्या रखूंगा 1/π। अब देखो इसने रेडियस दिया है, एरिया पूछा है तो एरिया हमेशा πr² लगाना, तो एरिया क्या हो जाएगा πr², r की जगह क्या है 0.2 का स्क्वायर इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके चलो पाई से पाई घर चला गया, यानी यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर का मतलब 0.2 इंटू 0.2, हाँ बिल्कुल सही किया हूँ, दो से काटोगे तो ये 0.1 होगा, तो ये हो जाएगा 0.02 वेबर। बताओ अब तो सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद ए रीजन ऑफ रेडियस r, रीजन ऑफ रेडियस r, द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम एट द रेट ऑफ dV/dt, ठीक है। लूप 1 ऑफ रीजन r दे रखा है ग्रेटर, ये जो दे रखा है समझो। अब कह रहा है ईएमएफ जनरेट क्या होगा, तो देखो ईएमएफ सुनो, ईएमएफ जनरेट के लिए क्या चाहिए, ईएमएफ जनरेशन के लिए क्या चाहिए फ्लक्स, ईएमएफ जनरेशन के लिए क्या चाहिए फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए, फ्लक्स जनरेशन के लिए क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस वाले फिगर में देखो, दूसरे फिगर में क्या मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है तो क्या फ्लक्स जनरेट होगा, तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बिल्कुल, बस इसी से आंसर पकड़ लिए, यानी इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा 0। तो लूप 2 देखो, लूप 2 कहाँ 0 दिया है, लूप 2 देखो बोला है कि dB/dt इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2, तो 0 बोला है तो ये आंसर हो सकता है, एंड 0 इन लूप 2, यहाँ भी 0 बोला है, हो सकता है। यहाँ पर क्या बोला है ये नहीं होगा, क्योंकि इसने लूप 2 में बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी 0 बोला है, यानी फंसा रहा है ये मेरे को अभी, है ना, यानी एक ऑप्शन को अभी एलिमिनेट कर पाए। अब आ जाओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, देखो सब में दिया है -dB/dt π², यहाँ भी क्या दिया है -dB/dt π², और यहाँ पर क्या दिया है 0, आप इसको भी काट दिए, समझो क्यों काटे, क्योंकि इसने बोला है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 होगा, तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखो यहाँ भी आंसर सेम है और यहाँ भी आंसर सेम है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर क्या होगा, ए और डी तो दोनों सेम ही है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, इसका आंसर ए भी होगा और इसका आंसर डी भी होगा। समझ गए कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप तो पहले कॉन्सेप्ट से दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की क्षमता रखो, दो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के आंसर मार के आओगे तो सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है थोड़ा सा भी तो बोलो कि सर कैसे हुआ, कैसे हुआ पूछोगे तो और अच्छे से समझा पाऊंगा, बोलो कोई, यानी समझ में सबको आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका आंसर गलत मत करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, सच में दिखाई दे रहा है तेरे को। n बराबर कितना दिया है 800, आगे पढ़ो। इफेक्टिव एरिया, एरिया दे रखा है इस बार कितना 0.05 मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁵। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे एग्जाम में सोचना, आगे बढ़ो। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेट बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड, यानी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैं अपनी तरफ से इन्वर्ट मांग लेता हूँ, और इसमें एक क्या है क्वाइल है, तो क्वाइल शुरू में क्या है थीटा 0 डिग्री पे है, और बाद में रोटेट कर दे रहा है, रोटेट कर रहा है क्वाइल को कितने डिग्री पे, थीटा = 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के केस में तो फ्लक्स 0 होगा, सबको पता है। तो अगर मैं फ्लक्स इनिशियल निकालूं तो क्या हो जाएगा NBA cos 0 1 होता है अपॉन में t, तो n की जगह आप लोगों ने 800 रखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था बताओ 5 × 10⁻⁵, और ये कितना दिया है बताओ, अरे बोलो ना 0.05, तो 0.05 का मतलब 5/100, और नीचे टाइम कितना है
0.1, तो 0.1 रखो, सॉल्व करना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को मार दो, 5 में 5 से गुना कराओगे 25 आएगा, तो 25 आके कितना होता है 200, 200 इंटू ये 1/10 होगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, यानी 10 की पावर -4 को नीचे लाओगे तो 200 अपॉन में 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 0.002 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो फ्लक्स दे रखा है 50 t² + 4। आपसे बोला है ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विद द कॉइल वेरी टाइम t, करंट इन द कॉइल t = 2 सेकेंड। तो देखो करंट क्या होता है सबको पता है, EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। तो EMF कैसे निकालेंगे, देखो कहीं भी माइनस नहीं दिया है तो सिर्फ d∅dt कर लो, तो d∅dt करोगे यानी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो t² का क्या हो जाएगा 2t, यानी 50 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, देखो 50 t² का हो जाएगा 2t, और 4 का क्या होगा, रेजिस्टेंस का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो E बराबर हो जाएगा 100t। t की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 100 × 2 यानी 200 वोल्ट आ गया। तो रखो फार्मूला, 200 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 400, तो 400 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2/4 नहीं 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। रोज भी निकालो, तो फ्लक्स दे रखा है 10t की पावर 3 + 2t - 1, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। आपको बताना है t = 1 सेकेंड पे करंट कितना होगा, बताओ जल्दी से क्वेश्चन आता है पेपर में। तो सबसे पहले करंट निकालना है, तो करंट बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में आर दे रखा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, d∅dt कर लो, यानी डिफरेंशिएशन आना चाहिए, करो 10t², तो मैं जल्दी से करूंगा तो ये हो जाएगा 30t² + 2 t का 1 होता है, और 1 का क्या हो गया 0, 1 क्यों 0 हुआ, कांस्टेंट है। t की वैल्यू कितना रखोगे 1 सेकेंड, तो E बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यानी 30 + 2 कितना आ गया 32, यानी आंसर आएगा I बराबर 32 अपॉन में कितना रेजिस्टेंस है 5, तो 6.4। ये जिसने निकाला है ना उसी का नीट में अच्छा नंबर आएगा। सब दे रखा है 20t की पावर 3 - 2t² + t - 1, तो आपको निकालना है करेंट एट t = 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 50 ओम। चलो ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करना, उसके बाद 5वें क्वेश्चन से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। घर पे जाके एफिशिएंट का फॉर्मूला होता है EMF अपॉन में R, तो E कैसे निकालेंगे, E बराबर होता है d∅dt, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। 3 को नीचे उतारो तो ये हो जाएगा 40, एक पावर कम कर दो 40t², 2 से मल्टीप्लाई करो -4t, एक पावर कम कर दो, t का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। अब t कितने पे बोला है 1 सेकेंड पे, तो t की जगह 1 रख दो, तो 40 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 × 1 + 1, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 40 और 1 41 कर दो, 41 में से 4 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 37 आ रहा होगा, 37 4 41 यानी 37। तो जो करंट है आपका क्या आ जाएगा 37 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना दिया है 50। हाँ अच्छा कुछ मैंने गलती कर दिया क्या, देख लेता हूँ, d∅dt 20ti, हाँ ठीक है मेरे से मिस्टेक हुआ है, रुक जाओ, ये हो जाएगा 60 है ना, अब सही है, अब ये मैं 60 कर दिया, सही है, यानी 60 और 1 कितना हो जाएगा 61 माइनस, ये तो सही है ना, ये सही है, तो 4 57 आ गया। ठीक है 57/50, बहुत अच्छा। 57/50 को अगर 50 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, जो पॉइंट में अगर इसके नज़दीक है उसका भी सही है, 50 अपॉन 57 यानी 1, 50 7 पॉइंट लगाओ 0 2 यानी 1.12 के आसपास आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये फ्रैक्शन में बताया और जिन्होंने 1.12 बताया उनका आंसर सही है, बाकी सब लोग देख लो कहाँ गलती किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ।
आते वक्त E बराबर जब भी पूछेगा श्रिंकिंग का केस दिया होगा, श्रिंक का, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला 2 पाई आर एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी भी आएगा, यानी 2 पाई कैपिटल आर बी एन, कैपिटल आर लोग सबकी वैल्यू रखो, देखो सब चीज दिया होगा। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी की वैल्यू दे रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू, तो परपेंडिकुलर बोला है इसलिए 90 डिग्री आया, तो उसको छोड़ दो। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड श्रिंक एट कांस्टेंट रेट ऑफ, यानी डी आर बाई डी टी की वैल्यू इसमें दे रखा है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो कह रहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ वेयर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, सब तो दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है तो एन को 1 रख लेना, तो 2 को मैं 2 रखूंगा, पाई की जगह पाई रखूंगा, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ तो 100 से डिवाइड करो, एन की वैल्यू 1 ले लेना, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.025, तो मैं इसको फ्रैक्शन बना लेता हूं, यानी 1 पे आ जाएगा 3 0, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को अगर मीटर बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -3 से, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 25 चौका 100 होता है, तो ये 100 को ले डूबो, तो 100 को ले डूबो, तो यहाँ सिर्फ पाई बचा, तो पाई इंटू 10 की पावर -3 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी पाई इंटू 10 की पावर -6 आ गया, -6 का मतलब क्या होता है माइक्रो, तो पाई माइक्रो वोल्ट कौन से ऑप्शन में दिया है पाई माइक्रो वोल्ट। समझ में आया कैसे करते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही फॉर्मूला लगेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचो कि क्या क्या दिया है और आंसर निकालो, सेम वही फॉर्मूला लगाओ जो अभी 2 पाई आर बी एन डी आर बाई डी टी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा तो रखना, नहीं तो एन को 1 रखना। सॉल्व करके बताओ, ये याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। 2 पाई तो ऐसे ही रखेंगे, रेडियस कितना दिया है पढ़ना, इस बार भी रेडियस 2 सेंटीमीटर बोला है, तो सेंटीमीटर को मीटर बना लो, यानी 2/100 करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.04 टेस्ला, तो इसको फ्रैक्शन बना लो, यानी 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, यानी नहीं बोला है नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 लेंगे। डी आर बाई डी टी दिया होगा श्रिंकिंग, यानी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 2 गुने मिलीमीटर को मीटर बनाओगे तो 10 की पावर -3, बस इसी को तो सॉल्व करना था, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, कुछ कट रहा है, 2 दूना 4, कैसे काटे, एक काम करो 10 को ऐसे ही रहने दो, सबको मल्टीप्लाई करना, 2 दूना 4, 4 चौका 16, दूना 32, क्योंकि कट नहीं रहा था तो मैंने 32 और पाई रख दिया, इंटू 10 की पावर -3 वहाँ पे है, नीचे से कितना जाएगा 1 2 3 4, यानी ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 पाई इंटू 10 की पावर -7, कितना हो जाएगा 32 पाई इंटू 10 की पावर -7। आंसर पे नजर मारो, सब में माइक्रो में देखो, मिली में आंसर है, माइक्रो में आंसर है, तो अगर मैं इसको मिली बनाऊंगा तो इसको 10 की पावर -6 करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -6 करूंगा, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 3.2 पाई इंटू 10 की पावर -6। अब बताओ आंसर क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ये गलती से मिली माइक्रो होना चाहिए, ये गलती से मिली लिख दिया होगा, माइक्रो है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये माइक्रो होगा, ये भी माइक्रो होगा, ये तो माइक्रो दिया हुआ, तो ये तीनों नहीं होगा, यानी ये आंसर होगा। इसमें किसी को डाउट है, कैलकुलेशन से रिलेटेड भी किसी को डाउट है, क्योंकि टाइम बहुत है मेरे पास, 1 घंटे में सिर्फ मेरे को क्वेश्चन ही करवाना है, तो किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चलते हैं आगे। किसी को डाउट नहीं है ना, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, बोलो। डिपेंड नहीं करता है, चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम लगल है, टाइम लगल है, टाइम लगल है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन में R, Q बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन में R। ये बात सबको समझ में आई। अब ये जो फॉर्मूला इसका ऑप्शन बना के दिया है, इसी पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पढ़ो। एक में क्या दे रखा है, ये करंट दे रखा है और यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो एरिया अंडर जो IT कर्व होता है, एरिया अंडर
IT कर्व जो होता है वो आपको क्या देता है, चार्ज देता है। तो चार्ज कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकाल लो, चार्ज आ जाएगा। ये 4 दे रखा है और ये 0.1 दे रखा है। ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा कैसा है। तो एरिया से चार्ज निकाल लो, उसके यानी Q बराबर डेल फाई अपॉन में R। मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया। अब डेल फाई निकालोगे ना, तो डेल फाई जो होगा वो Q इंटू R होगा, Q इंटू R। चलो निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2 बेस कितना है इसका 0.1 इंटू हाइट कितना दे रखा है 4, तो 2 दूना 4, यानी ये आ जाएगा 0.2। चार्ज है तो कूलम्ब में आएगा, तो 0.2 कूलम्ब। Q इंटू R कर दो, तो Q आ गया 0.2, R कितना दिया है 10, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 वेबर। वेबर में पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा 2 वेबर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना डाउट? अरे डाउट है तो पूछो, तुम लोग बोलते ही नहीं कुछ। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से सेट कर रहा हूं, सब लोग आंसर निकालोगे। करंट है यहाँ पर और यहाँ पर आपका वही टाइम है सेकंड में। ये इसकी वैल्यू दे रखा है 8 और ये दे रखा है 0.4। डायग्राम सबको क्लियर होगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। आपको बताना है फिर से कि फ्लक्स कितना होगा। चलो निकालो। इसने बोला है लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आया जिसका डायामीटर दे रखा है 0.1 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, एक सोलेनॉइड बनाऊंगा। मान लो कि ये सोलेनॉइड है जिसका डायामीटर दे रखा है कितना 0.1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 0.1 मीटर है। 2 इंटू 10 की पावर 4 टन्स, यानी स्मॉल n की वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4। आगे बोला है एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ए क्वाइल ऑफ 100 टर्न, मतलब इसके सेंटर पे एक क्वाइल है जिसका टर्न कितना दे रखा है 100 टर्न। आगे बोला है एंड रेडियस 0.01 मीटर, यानी रेडियस की वैल्यू कितना है 0.01 मीटर इज प्लेस विद इट्स एक्सिस coinciding with the solenoid axis। तो कह रहा है द करंट इन द सोलेनॉइड, यानी करंट चेंज कितना दे रखा है 4 एम्पियर। तो मैं डेल्टा आई की वैल्यू ले रखा हूँ, कितना दे रखा है 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड, यानी टाइम की वैल्यू दे रखा है 0.05 सेकेंड। आगे आपसे बोला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने कितना दे दिया 10 पाई स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर। तो कह रहा है द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखो टोटल चार्ज यानी Q की बात कर रहा है, तो Q बराबर कैसे निकालेंगे, Q बराबर डेल्टा फाई अपॉन में R लगाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है BA, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो N ले लोगे, N BA अपॉन में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब देखो सोलेनॉइड का केस है, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट NI, अगर याद किए होगे तो बस B को रिप्लेस कर दो म्यू नॉट NI से, तो ये N हो जाएगा और B की जगह में क्या रखूंगा म्यू नॉट NI इंटू ए, एरिया इंटू ए अपॉन में R। अब देखो कि क्या क्या दिया है, रखो एक बार वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। रखना एक बार। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर ले लेना, म्यू नॉट NI। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और सबकी वैल्यू भी रख दे रहा हूँ। देखो N यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट N, करंट की वैल्यू दे रखा है, एरिया ले लेना पाई आर स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। बताओ N कितना दिया है, सब लोग मेरे साथ बोलो 100। तो N की जगह रखो 100, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। म्यू नॉट की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो देखो सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, अगर क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो उसको भी करोगे तभी तो रिजल्ट बनेगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दिया स्मॉल n की वैल्यू देखो ये दे रखा है कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4। तो 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आई का मतलब कितना है 4 एम्पियर, 4 इंटू एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। देखो ये जो रेडियस लोगे ये छोटे वाला का लोगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न दिया है, तो छोटे वाला का रेडियस दे रखा है 0.01 मीटर। तो मैं कहाँ तक आ गया था, ये सब ये रख दिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई रखो, आर की वैल्यू कितना दिया है एक बार बोलो मेरे को
आर कितना था 0.01 मीटर, तो 0.01 मीटर का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 पाई स्क्वायर। अब बस इसको कैलकुलेशन करना है, तो देखो मैं ही कर दे रहा हूँ, एक पाई से एक पाई को मारो, दूसरा पाई से दूसरे पाई को मारो, अब कैलकुलेशन आसान हो गया, करो। देखो मैं एक जीरो से एक जीरो को मार दे रहा हूं, यहां पर जो डिजिट है उसको रखो, देखो 4 दूना 8 चौका 32, 32 को मैंने रखा, अब 10 को एडजस्ट करो, तो ये 10 यहाँ पे है, तो 10 की पावर 1 है तो 1, -7 है तो +7 +4, ऐसे ही करो। अब देखो यहाँ पर 0.01 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ समझने के लिए, 1 × 1/100 आएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? देखो 1/100 करूँगा, समझो 0.01 का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या लिखता 1/100 लिखता, तो 1/100 का मतलब क्या हो जाता 1/10 की स्क्वायर, और ये हो जाता 10 की पावर 4, तो मैं 10 की पावर -4 को ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर -4 रख दो, तो -4 से +4 मर गया, यानी 32 × 10 की पावर 8 आ रहा है। एडजस्ट करके बताओ आंसर क्या आएगा, एडजस्ट करो और आंसर बताओ। 32 × 10 की पावर मेरा 8 आ रहा है, जबकि आंसर आना चाहिए था माइनस में। मेरे से कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ये -7 था, मैंने +7 कर दिया है, तो यहाँ पर -7 करो, -7 1 -7 +4, हाँ तो देखो आगे तात हो गया, देखो +4 -4 कट गया, 1 में से -7 जाएगा, कितना हो जाएगा -6, यानी आंसर बताओ क्या आएगा 32 माइक्रोकूलम। तो 32 माइक्रोकूलम आंसर है। एक बार कैलकुलेशन घर पे दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बोलो, या किसी को कहीं डाउट होगा तो बोलो, कहोगे तो एक बार और करके दिखा दूंगा। कि समझ गए सब लोग? समझ में आ गया? बस यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी, 0.01 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है, चल देखो पहले ही मैं चेंज कर देता, ये 1 क्या था सेंटीमीटर ना, 0.01 मीटर, तो 0.01, तो इसको मैं 1/100 लिखता, 1/100। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा 1 में 4 जीरो, तो यही 4 जीरो को मैंने ऊपर ले जाके 10 की पावर -4 कर दिया था ना, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार आपसे बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ XY, मतलब XY के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन XY के डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा, YX के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो द करंट विल रिवर्स। बस ऐसे ही देख के मार दो, मतलब करंट क्या होगा, रिवर्स होगा, जो आपका कॉइल है उसके रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। बस इससे आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 11 12 13 तीनों का आंसर आप ही लोग बताओगे, बस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो ये आपका मैग्नेट है, ये आपका साउथ पोल है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर कोई एक कॉइल है। अब बताओ ये मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ फ्री फ्लो है, फॉल है, यानी एक्सेलरेशन ए से फ्री फॉल है। तो अगर ये कॉइल के पास आएगा, ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो ये क्या जनरेट कर देगा यहाँ पर, ना ना ना, हाँ इसको अपोज करेगा, मतलब ये आना चाह रहा है तो इसको अपोज करेगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ये नॉर्थ पोल आया, अब इस कॉइल को क्या करेगा, ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से आ रहा है और इसको अपोज कर रहा है, मतलब ऊपर भेज रहा है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? पहले वो आ रहा था, अब आ रहा है वो ए एक्सेलरेशन से, अब इसने क्या किया, उसको धक्का देकर ऊपर भेजा, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो कम होगा तो बस देखो कि कम कहाँ दिया है, जी से, तो देखो एक्सेलरेशन जी से कम दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक क्या था इसका? अगर किसी चीज को अपोज करोगे तो वो कम होगा, तो वो कॉइल क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल डेवलप करके अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है, तो ये ए एक्सेलरेशन से आराम से आ रहा था, तब तो जी और ए बराबर था यहाँ,
जी और ए बराबर था, अगर ये क्वाइल नहीं रहता तब ये क्वाइल की वजह से मैग्नेट को ऊपर धक्का मारा तो इसका एक्सेलरेशन कम कर दिया, तो ए क्या हो जाएगा, लेस देन जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग सोचो और आंसर बताओ। होगा नहीं, अगर वो क्वाइल नहीं रहता तो ए बराबर जी हो जाता। अब बताओ सी डी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। अब बताओ बी और सी में किसको टिक किया जाए, सी, ठीक है। सी वाले हाथ उठाना, ठीक है, और बी वाले हाथ उठाना, बी वाले ही सही है। देखो रीजन क्या है समझो, ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ है। अब ये मैग्नेट नीचे जा रहा है, तो बताओ अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल क्यों डेवलप होगा, ये तो जा रहा है तो ये बुलाएगा ना अपने पास। लेंज लॉ क्या कर रहा था, लेंज लॉ अपोज करता है, अगर ये मैग्नेट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इसको बुलाना चाहेगा, मतलब ये दूर जा रहा है तो इसको पास बुलाएगा, तो पास बुलाएगा तो कौन सा पोल डेवलप करेगा, फिर से नॉर्थ पोल। समझ में आया, अगर ये ऊपर की तरफ जाता तब साउथ पोल आता, मतलब ये दूर जाएगा तो पास बुलाएगा, पास बुलाएगा तो पोल को अलग अलग करना पड़ेगा तभी तो अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। अब बताओ ये ए एक्सेलरेशन से आराम से नीचे जा रहा था, लेकिन इसने नॉर्थ पोल डेवलप करके इस मैग्नेट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, तो जाहिर सी बात है कम होगा। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, यानी लॉजिक कुछ भी दे उस, अगर मान लो कि सुनो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अब बताओ क्या होता, ये ऐसे जाता तब, अब ये क्या करता, ये आपका ऊपर जा रहा है यानी साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल बना देता, तो साउथ पोल बनाने से इसको धक्का मारता नीचे की तरफ, तब एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता। समझ रहे हो ना, तो क्या डायरेक्शन दिया है और क्या पूछ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। 13 का आंसर बताइए। कंसेप्ट याद रखना कि एक्सेलरेशन कम हो जाता है उससे काम हो जाएगा, तो लेस देन जी कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, समझो क्या है। ये आपका क्वाइल है, देखो ये आपका क्या है, क्वाइल है, यहाँ पर 30 वोल्ट दे रखा है, एरिया दे रखा है क्वाइल का 2 मीटर स्क्वायर है, रेडियस दे रखा है 5 ओम, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट बनाया हुआ है, तो डॉट बनाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, सबको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला है, फिगर शो ए कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग बोला है तो माइनस लगाओ, कितना दे रखा है 10 टेस्ला पर सेकेंड। आगे पढ़ो, देयर इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ EMF 30 वोल्ट, यानी EMF कितना दे रखा है 30 वोल्ट इन द क्वाइल। करे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द क्वाइल। तो आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है, EMF यानी E अपॉन में R। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तब तो EMF 30 अपॉन में मैं R लगा देता, लेकिन ये EMF है, एरिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो उसकी वजह से इसमें EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो EMF इंड्यूस्ड होगा तो पहले EMF इंड्यूस्ड निकालो, यानी ई इंड्यूस्ड निकालो। तो ई इंड्यूस्ड कैसे निकालोगे, कल मैंने फॉर्मूला बताया था, निकालो। फ्लक्स निकालोगे, यानी क्या ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, d∅dt। तो d∅ की जगह क्या रखोगे, ba, एंगल नहीं दिया है तो ba लगाओ, अपॉन में टाइम ले लो dt। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी। तो अगर b दे रखा है ना 10, एरिया कितना दिया है, एरिया मीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 2, टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है, टाइम को 1 मान लो, तो इसका EMF इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा बताओ, यानी EMF इंड्यूस्ड जो है वो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। इसमें किसी को डाउट है? मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, ये जो इसका जो अभी बैटरी का EMF है वो अभी मैं मान लेता हूं कि V है, ये मान लो V है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, I बराबर E/R होगा, तो E निकालने के लिए मैंने क्या किया, इंड्यूस्ड EMF निकाला, तो फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है और एरिया भी है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, BA अपॉन में टाइम नहीं दिया था, टाइम को 1 ले लिया, तो जो मेरा EMF है वो कितना हो गया 20 वोल्ट। अब ये बताओ, ये जो 20 वोल्ट है, देखो समझो यहाँ पर ये आपका बैटरी है, पहले से कितना है 30 वोल्ट। अब यहाँ पर EMF का जो पोलैरिटी है उसको मैं बाद में लगाऊंगा कि पोलैरिटी यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये बताओ जो EMF का पोलैरिटी होगा वो क्या होगा, मतलब बैटरी के पोलैरिटी जैसा बनेगा या उसका अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा।
देखो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ क्या करेगा, इसको इंक्रीज करवाना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना कि डिक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ इसको इंक्रीज करवाएगा। तो इंक्रीज करवाने के लिए क्या करेगा, बैटरी के पोलैरिटी जैसा बनेगा या बैटरी के ऑपोजिट पोलैरिटी में बनेगा। तो यहां पर इसका पोलैरिटी क्या बनेगा बताओ, ये आपका छोटा आ जाएगा, नहीं छोटा आ जाएगा तो सेम हो जाएगा, यानी इसको अपोज करेगा, तो अपोज करने का मतलब पोलैरिटी ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम। तो आप जाओ तीसरे चैप्टर में, ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है। तो अब जब करंट निकालोगे तो करंट क्या करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी है, तो 30 में से 20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अपॉन में रेजिस्टेंस 5, तो ये 10/5, यानी करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो करंट तो 2 एम्पियर आ गया। ये पोलैरिटी अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूछ लो। सबको समझ में आया है, क्या समझ में आया है, बोल, जो मैंने समझाया, ठीक है। तो पोलैरिटी, अब देखो ओवरऑल पोलैरिटी इसका क्या हो जाएगा, ये 20 वोल्ट इधर भेज रहा है करंट, 30 वोल्ट इधर करंट भेज रहा है, तो बैटरी का पोलैरिटी कौन सा रहेगा, ये वाला या ये वाला, बैटरी का पोलैरिटी कौन सा रहेगा, ये वाला रखूं या ये वाला रखूं, अरे बोलो ना, जब ओवरऑल पोलैरिटी बनाऊंगा तो पोलैरिटी ऐसा होगा या एस, दोनों सेम ही हो जाएगा, ये ऐसा होगा, कैसा होगा, ये जीतेगा ना, तो ये जीतेगा तो करंट ऐसे भेजेगा ना, तो करंट ऐसे भेजेगा तो बताओ डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, अरे करंट ऐसे आएगा तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो 2 एम्पियर क्लॉकवाइज होगा। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान दो, दोबारा समझा रहा हूँ। पहले मेरे को ये बैटरी का कनेक्शन दे दिया था मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ इंक्रीजिंग बोलता तो केस उल्टा हो जाता, बैटरी को सपोर्ट करवाते, यहाँ पर डिक्रीजिंग बोला है तो बैटरी को अपोज करवा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया, चेंज इन फ्लक्स यानी BA/T से। अब जो है उस अपोज कर रहा है तो बैटरी का पोलैरिटी अलग कर दिया, तो अगर अलग कर दिया तो दोनों अलग अलग पोलैरिटी है तो वोल्टेज माइनस होगा, तो करंट निकाल लिया। अब करंट ओवरऑल बैटरी ये जीता तो करंट को इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो करंट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ एक बार। इसका आंसर आपका ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको याद ही रखना पड़ेगा। ए वायर लूप इज रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन होता है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर बताओगे। BLV कल तो चिल्ला बताया था, BLV यही होगा ना। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 0.9, लेंथ कितना है 0.4 मीटर, वेलोसिटी कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। इसी को तो सॉल्व करना है। क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है बताओ। ये 9/10 हो जाएगा, ये 4/10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 126। हाँ सही है, सी आंसर आ रहा था, ठीक है, आंसर सही आ रहा था आपका 10, यही आ रहा है ना। आंसर की गलत है 12.6, या मैंने कुछ गलती किया है, आप लोगों का यही डी आ रहा है, कुछ गलती किया है मैंने। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर 4 मीटर मैग्नेटिक फील्ड, कुछ गलती किया है क्या मैंने। 0.9 इंटू एल कितना है 0.4 और वो कितना है, अरे हाँ 9 दूनी 18 सत्ते 126, 10 पचे 50, ये मैंने 17 होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। पढ़ो एक बार, आप लोग पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो। आई निकालना है, फाइंड द करेंट, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा E/R। ई अभी बताए, अगर कंडक्टर मोशन में होगा तो BLV लगाओ, BLV अपॉन में R। चलो अब गलत मत करना,
हाँ, गले मिल ले उससे, वो जा रहा है आज तेरे को छोड़ के। हाँ? क्या मिलना भूल गए? अच्छा, ईद में मिलना भूल गए थे। अच्छा, तो बहुत जल्दी याद आया, ईद तो गए हुए बहुत दिन हो गया। देखो 0.4 हो गया, एल की जगह 25/100 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 5 अपॉन में रजिस्टेंस दिया है, क्या रजिस्टेंस नहीं दिया है 5 ओम, हाँ 5 ओम। करो सॉल्व, 25 चौका 100, 4 से 4 को काटो तो ये 0.1 आएगा, तो ये 0.5 अपॉन में 5 तो 0.1, तो इतना टाइम क्यों लगाए? 0.1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, या तो ए होगा या तो बी होगा। यहाँ तक तो पहुँच गए, 0.1 आएगा। करेंट डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन क्या बोला है? एक बोला है आर से एस और दूसरा बोला है एस से आर। आर कौन है, एस कौन है, यही नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये आपका आर है और ये आपका एस है। अब थोड़ा सा सोचो डायरेक्शन के बारे में। जब भी डायरेक्शन कहेगा करंट का तो थंब रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अंदर देखो, अंदर है। ये थंब किधर है? अरे बताओ, थंब मेरा किधर है? आर की तरफ। तो करंट ऐसे आ रहा होगा, तो बताओ करंट कैसे जाएगा? आर से एस, करंट जाएगा आर से एस। क्वेश्चन समझ में आया? अब बता, तुम्हें समझ में आया? नहीं नहीं, तेरे से पूछ रहा हूँ रेहान, आया समझ में? अरे बोलो ना, बहुत टाइम है, 3 क्वेश्चन और है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है डाउट, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18, चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। कुछ टाइम रहेगा तो मैं अपने से भी क्वेश्चन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर दे रखा है, ठीक है। फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है एज शोन इन फिगर। तो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, यानी ई की बात कर रहा है। पोटेंशियल बोले तो ई की बात। स्पीड क्या दे रखा है? भी। तो ई बराबर फॉर्मूला फिर से क्या लगा देंगे? अरे बोलो ना, ई बराबर फॉर्मूला क्या लगा देंगे? बी एल भी या बी वी एल, जो बोलो। क्या लिखूं बताओ आप लोग? पहले बी लिख दूं, अब बी के बाद क्या लिखूं? वी लिखूं कि एल? अरे बोलो क्या लिखूं? बी वी एल, यही बोलने में अच्छा लग रहा है, बी वी एल। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को बोला बी ही रहने दो, वेलोसिटी को बोला वेलोसिटी ही रहने दो। लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा इस वायर का? लेंथ का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसका रेडियस आर है, ये आर है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 2r। तो यहाँ पर r की जगह बस 2r रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2r। 2r एक ही जगह दे रखा है, 2r बी भी, बस एक ही जगह आंसर दिया है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आइएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर बताइए। ई बराबर वही फॉर्मूला याद रखो, क्या लिखूं? बी वी एल। तो देखो सबके आंसर में देखो बी दे रखा है, वी दे रखा है, यानी एल में लोचा है। अगर एल निकाल दोगे तो काम हो जाएगा। तो एल का मतलब ये वाला लेंथ की बात कर रहा है वो, ये लेंथ। तो देखो टोटल एंगल इसने बोला है थीटा है, टोटल एंगल क्या है? थीटा है। तो बताओ अगर बीचों बीच जा रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? θ/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा? θ/2। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए होगा तो काम हो जाएगा। टोटल एंगल थीटा दिया था तो ये θ/2 और ये क्या हो जाएगा? θ/2। तो देखो ये वाला साइड कितना हो जाएगा? कोई बताओ ये वाला साइड कितना होगा? कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे जाओ। अगर ये रहता तो cos θ/2 आता, ये है तो लेंथ इसका l दिया है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? l sin θ/2। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? l sin θ/2। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? l sin θ/2, l sin θ/2 यानी 2l sin θ/2। तो बी वी एल की जगह क्या रखूंगा? 2l sin θ/2। देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है?
2VBL साइन थीटा बाई 2। समझ में आ गया कैसे किया? बस कंपोनेंट निकाल देना था, वही आपका क्या था, लेंथ था। क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो एक बार। प्लेन, तो जो बोला वैसे ही काम करो। ये आपका x है और ये आपका क्या है, y। तो एक्स वाई प्लेन में सब है। आगे बोलो, पढ़ो। आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो मैग्नेटिक, अरे जब मैं बोलूँ तो तेरा मुंह ना बंद रहना चाहिए, और जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो तू बातें कर, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो सुन ना। इस बार ये चला के मारूंगा मैं। देखो, आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बोला नहीं है कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो मान लो कि मैं ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड बना रहा हूँ, तो ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या कर रहा है, V बराबर वी आई, यानी जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। I क्या बता रहा है कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। तो ये चारों इधर ही मूव करेंगे। आगे पढ़ो। डायरेक्टेड अलोंग द निगेटिव z एक्सिस। मान लो कि देखो z एक्सिस ना 3D होता है, तो एक x है दूसरा y है, तो z इसके अंदर मैंने बना दिया। निगेटिव z का मतलब अंदर, अगर पॉजिटिव z बोलता तो आउटवर्ड बनाता मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोला है कि ड्यूरिंग द पासेस ऑफ दिस लूप आउट ऑफ फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब कौन सा कांस्टेंट नहीं होगा? तो समझो, पहला फिगर क्या बोला है, रेक्टेंगल। तो मैं बना देता हूं खूब प्यारा सा रेक्टेंगल। अगला क्या बोला है, स्क्वायर। तो मैं बना देता हूं खूब प्यारा सा स्क्वायर। आगे क्या है आपका, सर्कल। तो मैं बना दिया यहां पर सर्कल। अगला क्या है, इलिप्स। तो इलिप्स क्या होता है, जगह नहीं है, फिर भी इसी में एडजस्ट करता हूं, ये इलिप्स है। ये सब बगल मैग्नेटिक फील्ड है। तो कह रहा है कि विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब किसका मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट क्या बोला है, रेक्टेंगुलर कॉइल ये सब दे दिया, मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका कांस्टेंट नहीं होगा? तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हो, मोशनल ईएमएफ से BLV। समझना ध्यान से, नीट में अगर कैसा भी क्वेश्चन बनाओगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कर क्या होगे। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये डिसाइड नहीं करेगा। वेलोसिटी सबका कांस्टेंट है। देखो बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो v भी कांस्टेंट है। क्या डिसाइड करेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो रहा है, लेंथ। क्या डिसाइड करेगा, लेंथ। अब देखो कि लेंथ किसका चेंज हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। तो लेंथ का मतलब ये वाला लेंथ नहीं लेना होता है, ये वाला लेंथ लेना रहता है। तो ये बताओ, अगर मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूं तो क्या इसका लेंथ चेंज होगा? इसको मैं आगे पीछे चेंज करूंगा तो क्या इसका लेंथ चेंज होगा? नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? ये लेंथ रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का लेंथ चेंज होगा? नहीं होगा। यानी लेंथ चेंज नहीं होगा, तो रेक्टेंगल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट है। ये बात सबको पकड़ में आ गई। रेक्टेंगल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। आ जाओ, स्क्वायर के बारे में बताओ, क्या इसका लेंथ चेंज होगा? नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? स्क्वायर का लेंथ चेंज नहीं होगा, यानी इसको आगे पीछे करेंगे ना तो ये वाला लेंथ चेंज नहीं होगा। तो यानी आपका रेक्टेंगल में और स्क्वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट है। तो इसने क्या बोला है, नॉट कांस्टेंट। अगर बोलता है कि किसमें कांस्टेंट है तो आंसर हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर आता। अब इसमें देखते हैं क्या कहानी है। ये क्या है आपका, सर्कल है। तो सर्कल में जानते हो कि ये वाला सबसे बड़ा होता है। अगर इसको आगे पीछे करोगे तो ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, फिर ये इससे छोटा होगा, यानी इसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो यानी इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ये बात सबको पकड़ में आ गई। इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है। इसमें भी देखो, ये वाला लेंथ सबसे ज्यादा होगा, जैसे इधर आओगे इसका लेंथ क्या होगा, कम होते जाएगा। तो इसका लेंथ भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसका भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो बोला था कि किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, तो सर्कल का कांस्टेंट नहीं होगा और इलिप्टिकल लूप्स का कांस्टेंट नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पहले मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला देखा, BLV होता है, B कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा है। अब सारा कहानी लेंथ पे था, तो उसने 4 फिगर में से बोला था कि किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा और किसका नहीं होगा। तो जिसका लेंथ चेंज होगा उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा, जिसका लेंथ कांस्टेंट होगा उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस हिसाब से ये पूछा था कि नहीं, तो नहीं का मतलब सर्कल का और इलिप्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ
कांस्टेंट नहीं है। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी।